हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम करियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को अपन कंटिन्यू करते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर इसके दो टाइप्स होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट मेथड होता है। टेम्परेरी के अंदर अपन ने बैरियर मेथड डिस्कस कर लिया था। बैरियर के बाद में आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आज अपन डिस्कस करेंगे हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स की अगर दोस्तों बात करते, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, हेडिंग लिखना हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की दोस्तों बात करते तो ये इसके अंदर भी टू टाइप्स होते हैं। एक तो होती है जो ओरल पिल्स होती है और दूसरी होती है इंजेक्टेबल्स होती है। ओरल पिल्स एंड इंजेक्टेबल, इसकी अगर बात करते तो कौन कौन सी होती? ओरल पिल्स एंड इंजेक्टेबल्स। क्लियर दोस्तों? ओरल पिल्स मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेजेंट रहती है। तो अपन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओरल पिल्स की बात करते, इसके बाद में इंजेक्टेबल्स की बात करेंगे। तो हेडिंग लिखना ओरल पिल्स, जिसको अपन ओसीपी के नाम से जानते हैं, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कंबाइंड पिल्स आती है, कंबाइंड पिल्स आती है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स आती है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स आती है, जिसको अपन पीओपी के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट तीसरी आती है मेल पिल्स। तो ये अपने ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर आती है। कौन कौन सी? कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मेल पिल्स। यहाँ पे अपन बात करते फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कंबाइंड पिल्स की। कंबाइंड पिल्स होता क्या है? कंबाइंड पिल्स की बात करें तो इसको एक बार रब कर लेते हैं। कंबाइंड पिल्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? सिंपैथेटिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है। इसमें कंबाइंड पिल्स का मीन्स होता है कि जिसके अंदर कॉम्बिनेशन फॉर्म में, मतलब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो बात करते हैं इसमें क्या था? मेड ऑफ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों फॉर्म प्रेजेंट रहती है कंबाइंड पिल्स के अंदर। तो दोस्तों, इसकी अगर दोनों फॉर्म प्रेजेंट रहेगी तो इसका जो रिलीज होगा, कंबाइंड पिल्स तीन टाइप्स में काम करेगा। एक होती है मोनोफेजिक, बाईफेजिक और ट्राईफेजिक। बात करते हैं मोनोफेजिक क्या होता है। मोनोफेजिक्स में क्या होता है कि मेंसेस साइकिल कितने दिन की होती? 28 डे की नॉर्मली होती। तो मोनोफेजिक में क्या होती कि जो पिल्स होती है कंबाइंड पिल्स क्या करेगी? सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करेगी। ईच डे सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगी। किस में? मोनोफेजिक। तो यहाँ पे अगर फेज की बात करते हैं तो एक होती है मोनोफेजिक, दूसरा था बाईफेजिक और ट्राईफेजिक। मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। मोनोफेजिक में क्या होता है कि ईच डे सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। ईच डे सेम अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या होगा? रिलीज होगा। क्लियर है दोस्तों? मोनोफेजिक में
सेम अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा ईच डे, मतलब कितनी 28 डे तक ये साइकिल चलेगी, 28 डे। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं बाईफेजिक। बाईफेजिक की बात करते तो इसके अंदर 2 फेज आती है बाईफेजिक की। कौन कौन सी आती? फर्स्ट फेज की बात करते हैं, एक होती फर्स्ट फेज और दूसरी होती सेकेंड फेज। सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि फर्स्ट 7 डे क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट 7 डे लो अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होगा। क्या होगा? फर्स्ट 7 डे लो अमाउंट, फर्स्ट 7 डे लो अमाउंट इन एस्ट्रोजन इन प्रोजेस्टेरोन रिलीज। क्लियर है। फर्स्ट 7 डे तो क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम देखने को मिलेगा, मतलब कम रिलीज होगा। सेकेंड फेज में क्या होता है कि इसमें 10 से लेकर 21 दिन, 10 से लेकर 21 डेज क्या होगा, हाई अमाउंट में रिलीज होगा। क्या होगा? हाई अमाउंट इन रिलीज। क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बाईफेजिक मतलब 2 फेज में होगा। फर्स्ट 7 डे तो क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम अमाउंट के अंदर रिलीज होगा, और इसके बाद में देखते हैं 10 से लेकर 21 दिन में क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज हाई अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ट्राईफेजिक की बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल या रिलीज ईच डे डिफरेंट अमाउंट में रिलीज होगा। कभी तो हाई हो जाएगा, कभी क्या होगा, लो होगा। तो क्या होगा इसमें, ईच डे डिफरेंट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज। समझ रहे? क्लियर है दोस्तों। जो कंबाइंड पिल्स होती है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहता है, जिसमें क्या होता है कि मोनोफेजिक मतलब ईच डे सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। हर दिन सेम क्वांटिटी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होगा। बात करते हैं बाईफेजिक की, तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट 7 डे क्या होगा, लो अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, और 10 से लेकर 21 दिन में क्या होगा, हाई अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होगा। ट्राईफेजिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ईच डे डिफरेंट अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का रिलीज होगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने कंबाइंड पिल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जो कंबाइंड पिल्स की बात करें तो यहाँ पे एक अंडर आरसीएच प्रोग्राम के अंडर 2 टेबलेट्स दी जाती है, माला एन और माला डी। माला एन जो होती है दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। माला एन क्या होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और माला डी होती है वो 2 से 3 रुपीज़ पर पीस में आपको मिलती है। तो इसकी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन कि जो कंबाइंड पिल्स में क्या होती कि अंडर आरसीएच प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक होती है माला एन, ठीक है, और दूसरी टेबलेट होती है माला डी। आपने सुना ही होगा नाम माला डी। जो माला एन होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती, क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलती है आपको। पीएससी सीएससी पे कोई भी इसका चार्ज नहीं लगता। लेकिन जो माला डी होती है वो 2 से 3 रुपीज़ में मिलती है, 2 से लेके 3 रुपीज़ में आपको मिलेगी पर पीस। क्लियर है। अगर माला एन और माला डी की बात करते तो इसमें कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है। माला एन एंड माला डी में क्या प्रेजेंट रहता है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट रहता है। कितना, 0.03 mg। इसका अमाउंट नोट करना, कितना प्रेजेंट रहता है, दोनों में सेम कंटेंट प्रेजेंट रहेगा। एस्ट्रोजन 0.03 mg प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या होगा, बात करते इसके अंदर इथिनाइल एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट रहेगा। लेवल देखिए तो क्या होगा, इथिनाइल एस्ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं इसको, इथिनाइल एस्ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं। तो क्लियर है दोस्तों। आपको
जो माला एन और माला डी टेबलेट्स जो होती है, हार्मोनल टेबलेट्स होती है, इसको आप प्रमोट किस प्रोग्राम के थ्रू किया गया? तो किस प्रोग्राम के थ्रू किया गया? RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू किया गया है। तो आपको ये बात आपको याद में रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर इस हार्मोनल पिल्स के अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बना के रखेगा अपने बॉडी के अंदर, तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे तो सबसे पहले आपको बॉडी के अंदर जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, नॉर्मल ओवुलेशन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा कि जो हार्मोनल पिल्स होती है वो किस तरीके से बॉडी में वर्क करती है। अगर इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोस्तों समझे तो सबसे पहले आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। नॉर्मल मैकेनिज्म की अगर बात करते तो बॉडी के अंदर जब भी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम होगा, जब भी बॉडी के अंदर नॉर्मल ओवुलेशन की प्रोसेस समझेंगे, इसके बाद में अपन समझेंगे किस तरीके से हार्मोनल टेबलेट्स जो होती है वो क्या करती, ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगी या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी। तो नॉर्मल मैकेनिज्म समझेंगे कि जब भी आपका बॉडी के अंदर क्या होगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जब भी आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन कम होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH एक हार्मोन होता है उसको रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन को क्या करेगा, रिलीज करवाएगा इन ब्लड के अंदर क्या करेगा, इस हार्मोन का रिलीज करवाएगा। अब GnRH क्या करेगा दोस्तों, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ये हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। जैसे स्टिमुलेट होगी तो यहाँ से FHS एंड LH का रिलीज होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगी। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि ये क्या करवाएगा, FHS एंड LH हार्मोन क्या करेगा, रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज होगा। क्लियर है? FHS एंड LH हार्मोन जो होगा इसका काम होता है कि ये सीधे ब्लड के अंदर से सीधे ओवरी के पास में जाते और वहाँ पे ओवेरियन स्टिमुलेट करेंगे। क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ओवरी स्टिमुलेट को करेंगे। ओवरी स्टिमुलेट, ओवरी को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो ये आपको याद में रखना, ओवरी को स्टिमुलेट किया। अब जैसे ओवरी को स्टिमुलेट होगा तो ओवरी भाई क्या करेगी, ओवरी स्टिमुलेट होगा तो ओवुलेशन आपको हो जाएगा, ओवुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ओवुलेशन। क्लियर है दोस्तों? तो ये अपनी नॉर्मल मैकेनिज्म है कि किस तरीके से अपन जो फीमेल की बॉडी होती है वो एक ओवुलेशन की प्रोसेस करेगी। क्लियर है? सबसे पहले क्या होता है, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा। जैसे ही कम होगा तो दोस्तों वहाँ पे आपको क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस होगा वो स्टिमुलेट होगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GnRH हार्मोन को रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो वहाँ से FHS एंड LH हार्मोन रिलीज होगा। ये FHS एंड LH हार्मोन जो होता है वो क्या करवाता है, ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। जिससे ओवरी स्टिमुलेट होगी तो वहाँ पे ओवुलेशन की प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती है। अब बात करते हैं जो हार्मोनल मैकेनिज्म या जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो किस तरीके से इस ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे ही समझ लेते हैं कि जो हार्मोनल पिल्स होती है, क्या रहती है दोस्तों, हार्मोनल पिल्स होती है, या आप उसको OCP पिल्स होती है। वो क्या करती है, OCP पिल्स में क्या रहता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अमाउंट रहता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ये टेबलेट्स अपन ली तो ब्लड के अंदर ये क्या करवाएगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, क्या करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसको कम होने ही नहीं देगा, इसको लेवल को कम होने ही नहीं देगा, तो क्या होगा दोस्तों, कम नहीं होगा तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट नहीं होगा, क्या होगा, कम नहीं होगा तो नो स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, क्या होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, नो स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट नहीं होगा तो क्या जीएनआरएस रिलीज होगा, नहीं होगा, जीएनआरएस रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी तो क्या एफएचएस एंड एलएच का रिलीज होगा, नहीं होगा, क्लियर है, तो ये नहीं होगा तो ओवरी को स्टिमुलेट नहीं होगा, और ओवरी स्टिमुलेट नहीं होगी तो वहाँ पे आपको नो ओवुलेशन आपको देखने को मिलेगा, ओवुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिला के बात आपको ये याद रखनी, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो क्या करती है, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा के रखती है। 28 दिन, मेंसेस साइकिल कितने दिन की होती है, 28 दिन, तो टोटल 28 दिन तक क्या करेगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ा के रखेगी। एस्ट्रोजन का लेवल कम नहीं होगा तो आपका ओवुलेशन होगा ही नहीं। क्लियर, समझ में आए। तो किस तरीके से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करेगी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। यस, इसके बाद में अगर अपन बात करते कि दोस्तों जो पिल्स होती है माला एंड माला डी होती है, उसके कितने 28 पिल्स होती है, कितनी होती, 28 पिल्स होती हैं। 28 दिन की मेंसेस साइकिल होती तो 28 इसके अंदर पिल्स होती। अगर इसमें बात करते तो जो 7 पिल्स होती हैं या फर्स्ट 21 पिल्स जो होती है, 21 पिल्स होती है दोस्तों, उसको अपन कहते हैं एक्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोले जानेंगे, एक्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं। और जो दोस्तों बच्ची कितनी 7 पिल्स जो होती है, 7 पिल्स होती है, इसको अपन कौन सी पिल्स होगी, ये आयरन एंड फोलिक एसिड की रहेगी। कौन सी रहेगी, आयरन एंड फोलिक एसिड की पिल्स रहेगी। क्लियर है। तो याद रखना कि इसमें 28 पिल्स जो होती है, इसके अंदर से 21 पिल्स एक्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है 21 पिल्स रहती है जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की होती है, और 7 पिल्स रहती है वो आयरन एंड फोलिक एसिड के देते हैं। तो सबसे पहले अपन एक्टिव पिल्स देंगे मदर को, इसके बाद में लास्ट 7 पिल्स वो लास्ट में अपन प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है। किस तरीके से लेंगे वो अपन मैकेनिज्म समझेंगे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं पिल्स की, अगर आइडियल टाइमिंग की बात करते हैं, क्या करेंगे, आइडियल टाइमिंग पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप कब लोगे, अगर उसकी बात करते तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो आप कब लोगे। तो लिखना आइडियल टाइमिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं, कब लेंगी मदर एक, तो इसके आइडियल टाइमिंग की बात करते हैं दोस्तों। आइडियल टाइमिंग फॉर OCP मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर बात करते हैं इसकी OCP जो टेबलेट्स होती है 28 टेबलेट्स होती है, उसको स्टार्ट कब करेंगे, तो स्टार्ट कब करेंगे दोस्तों, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट OCP स्टार्ट कब करेंगे, तो याद रखना दोस्तों कब करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस साइकिल। MC का मतलब मेंसेस साइकिल स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। OCP को स्टार्ट कब करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस साइकिल। या अगर फर्स्ट डे आपने स्टार्ट नहीं करी तो आप स्टार्ट कर सकते हैं फिफ्थ डे ऑफ मेंसेस साइकिल। अगर आपने फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस साइकिल पे स्टार्ट नहीं करी तो आपको कब स्टार्ट करनी, 5th डे ऑफ मेंसेस साइकिल। बट यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि अगर आपने 5th डे पे स्टार्ट करी है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 7th डे आपको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़।
कोई भी आपको अदर्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। कब करोगे? जब आपने 5th डे ऑफ मेंसेस साइकिल पे स्टार्ट किया। क्लियर है? अगर आपने फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस साइकिल पे किया तो आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं करना, तब से आपकी टेबलेटें होगी वो कंटिन्यू आप लेगी। फर्स्ट आप 21 डे क्या करोगे? एक्टिव पिल्स लोगे, और इसके बाद में 7 डे लास्ट जो बचेंगे उसमें आपको जो आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट होगी वो आपको लेनी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते। CHO लेवल पे भी हो सकते, बट नॉर्सेट स्पेशल के लिए अगर बात करते तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें जो टेबलेट होगी वो मदर कब लेगी, अगर टाइमिंग की बात करते हैं एग्जैक्ट टाइम की कब लेगी, 24 घंटों में कभी भी ले सकती, बट जो टाइम 24 घंटे मेंटेन होना चाहिए। बात करते हैं मदर को सुबह के टाइम पे टाइम मिलता नहीं, काम में बिजी रहती, व्यस्त रहती, तो दोस्तों जो मदर्स होगी वो 8 बेड टाइम ले सकती है। कब लेगी? जो टेबलेट होगी वो कब लेगी? 8 बेड टाइम। बेड टाइम की मतलब जब सोएंगी मदर, तब सोएंगी मदर तो समथिंग कब लेगी? 9 से 10 बजे। 9 से 10 बजे का टाइम पे मदर ले सकती है। तब तो कुछ काम नहीं होता, खाना पीना करके सोएगी मदर, तो सोएंगी तब इसको याद आ जाएगा मेरे को लेके। बाई चांस अगर मदर ने यहाँ पे टेबलेट मिस कर दी, थोड़े दिन तो कंटिन्यू ली मदर ने, बट सम टाइम क्या हो जाता है कि मदर बिजी होने के कारण से या कहीं और जाने के कारण से अगर मदर ने टेबलेट लेना बंद कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अपन कब टेबलेट लेंगे? क्या टेबलेट को कंटिन्यू करेंगे या टेबलेट को स्टॉप कर देंगे? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर मिस्ड डोज की बात करते हैं, मिस्ड डोज यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया गया। अगर OCP की अगर मिस्ड डोज की बात करें, मिस्ड डोज मैंने क्या बताया दोस्तों, जो 28 डे की टेबलेट्स होती है वो 28 डे आपको कंटिन्यू लेनी है, एक भी टेबलेट मिस नहीं करनी है। OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर अगर बाय चांस मदर ने किसी दिन टेबलेट मिस कर दी, क्या हुआ? मदर ने क्या किया? 1 टेबलेट मिस कर दी। सबसे पहले क्या किया मदर ने? क्या किया मदर? 1 टेबलेट क्या किया? मिस कर दी। 1 टेबलेट क्या किया? मिस कर दी। उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन? अगर मदर ने एक टेबलेट को मिस कर दिया तो मिस्ड टेबलेट का जो होगी वो कितनी होगी? 24 आवर्स में होगी। अगर एक टेबलेट मिस होगी तो 24 आवर्स ही मिस हुए। तो उस कंडीशन में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें मिस्ड टेबलेट आपको जब भी पता चला, दूसरे दिन आपको जब भी पता चला, दिन में भी पता चला, तो एज सून एज पॉसिबल आपको मिस्ड टेबलेट ले लेनी है। क्या करनी? जैसे आज शाम को रात को 9 बजे मदर को टेबलेट ली, बट कल शाम को 9 बजे क्या हो गया? मदर ने मिस कर दी, भूल गई मदर ने। तो दूसरे दिन आपको जब भी याद आया, सुबह उठते ही जब भी याद आया कि अरे यार मेरी तो कल वाली टेबलेट रह गई, तो आपको ऑन द स्पॉट तुरंत वो टेबलेट आपको ले लेनी। क्या करनी? मिस्ड टेबलेट एज सुन एज पॉसिबल ले लेनी। मिस्ड टेबलेट एज सुन एज पॉसिबल टेक। क्या करनी? मिस्ड टेबलेट आपको एज सुन एज पॉसिबल ले लेनी। क्लियर है दोस्तों? या आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको 2 टेबलेट्स दूसरे दिन आपको दोनों टेबलेट साथ में लेनी। क्या करनी? 2 टेबलेट्स ऑन टाइम लेनी। आपको ये नहीं कर सकते तो 2 टेबलेट ऑन 8 टाइम नेक्स्ट डे। जब भी दूसरे दिन पारी आएगी तो आपको 2 टेबलेट एक साथ में ले लेनी है। क्लियर है दोस्तों? नॉर्मली याद तो कब आएगा कि जब आज रात को नहीं ली तो कल रात की जब बारी आएगी वापस लेने की टेबलेट, तभी याद आएगा अरे यार मैं तो उस दिन कल वाली टेबलेट तो लेना भूल ही गई। तो उस टाइम पे आपको दोनों टेबलेट ले लेनी, या आपको पहले याद आ गया एज सुन एज पॉसिबल वो टेबलेट ले लेनी, और दूसरे दिन आपको जो टाइम पे जो टेबलेट चल रही वही टेबलेट लेनी। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया गया, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगर 2 टेबलेट मिस हो गई, अगर 2 टेबलेट मिस हो गई तो क्या करेंगे? 2 टेबलेट मिस्ड। अगर 2 टेबलेट मिस्ड हो गई तो उस कंडीशन में क्या करनी तो दोस्तों, उस कंडीशन में मिस्ड टेबलेट आपको लास्ट मिस्ड टेबलेट क्या करनी? एज सुन एज पॉसिबल ले लेनी। लास्ट मिस्ड
टेबलेट क्या करनी, एज सून एज पॉसिबल टेक, ले लेनी, क्लियर है। फिर इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको 1 टेबलेट ले लेनी, नेक्स्ट डे ऑन टाइम पे लेनी, ऑन टाइम पे आपको जो टेबलेट आपकी है वो ले लेनी। अगर 2 टेबलेट मिस हो गई तो दोस्तों उस कंडीशन में लास्ट टेबलेट आपको जब याद आई तब ले लेनी, और दूसरे दिन आपको आपके टाइम पे ही टेबलेट लेनी है। प्लस यहाँ पे आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि आपको तब क्या करना, 7 डे अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है, 7 डे अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करना है, क्लियर दोस्तों। अगर 2 टेबलेट मिस हो गई तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 24 से लेकर 48 आवर्स, 24 से लेकर 48 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, और ये कितना होगा, लेस देन 24 आवर्स। तो 2 टेबलेट मिस हो गई तो आपको जब भी याद आया 1 टेबलेट ले ली एज सुन एज पॉसिबल, दूसरे टेबलेट नेक्स्ट टाइम पे ही लेनी, प्लस 7 डे आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना। अगर दोस्तों एक कंडीशन हो रही थी, अगर लॉन्गर पीरियड मिस्ड, अगर 2 या 2 से अधिक टाइम की मिस हो जाए, लॉन्गर पीरियड्स मिस्ड, अगर टाइम ज़्यादा ही हो गया, टेबलेट मिस हो गई बहुत सारी, तो आपको उस टाइम पे क्या करनी कि जो 28 टेबलेट्स होती है उसमें से 21 टेबलेट जो होती है एक्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं, तो उस 21 पिल्स को क्या करना है दोस्तों, 21 पिल्स आपको लेनी है, 21 पिल्स आपको टेक करनी है ऑन टाइम पे, 21 पिल्स आपको कंटिन्यू करनी है, क्या करनी, 21 पिल्स कंटिन्यू रखनी है, कंटिन्यूस रखनी है, क्लियर है दोस्तों। और जो 7 टेबलेट बचती आयरन एंड फोलिक एसिड की, उस टेबलेट को आपको अवॉइड करनी, वो लेनी ही नहीं, आपको कौन सी लेनी, 21 पिल्स जो होगी वही लेनी, 7 टेबलेट को नहीं लेनी, और नेक्स्ट टाइम फिर से साइकिल जो आएगी उस टाइम पे आपको 21 लेनी प्लस 7 टेबलेट भी कंटिन्यू करनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना, 7 जो टेबलेट होगी, 7 टेबलेट कौन सी होगी, आयरन एंड फोलिक एसिड की, आयरन एंड फोलिक एसिड की जो टेबलेट होगी उसको नहीं लेनी, नॉट टेक। तो ये बात आपको याद में रखनी। क्वेश्चन यहाँ से 3 बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए कि 1 टेबलेट मिस होगी तो क्या करना है, नेक्स्ट डे ऑन टाइम पे टेबलेट ले लेनी, और जो टेबलेट मिस हुई वो आपको एज सुन एज पॉसिबल लेनी है। अगर 2 टेबलेट मिस होगी तो उस टाइम पे क्या करना है दोस्तों, कि वहाँ पे आपको लास्ट टेबलेट जो मिस हुई थी वो टाइम पे लेनी, दूसरे दिन नेक्स्ट डे ऑन टाइम पे टेबलेट लेनी, प्लस क्या करना उसमें 7 डे आपको अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करना। अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो आपको एक्टिव पिल्स ही लेनी है, जो आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट्स होती है उसको नहीं लेनी है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आया, यस आगे बढ़े। यस अगर ओसीपी की बात करते हैं, साइड इफेक्ट की अगर दोस्तों बात करें, साइड इफेक्ट इसको रब कर लेते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। तो साइड इफेक्ट की बात करते हैं, हेडिंग लिखना साइड इफेक्ट ऑफ ओसीपी, किसकी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो इसमें बात करते साइड इफेक्ट की, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलिज्म क्या होगा, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म हो सकता है, क्या होगा, अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल हो सकता है, अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल मतलब क्या होगा, डिक्रीज एचडीएल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते हैं, एचडीएल का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद में होगा हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करें हाइपरटेंशन के बाद में पर्सन के अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा, क्या होगा, वेट गेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, क्या होगा, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर, CX का मतलब ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट की, जॉन्डिस भी हो सकता है, क्या होगा, जॉन्डिस हो सकता है। नेक्स्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी हो सकता है, MI,
MI कंडीशन भी हो सकती है। तो ये अपन ने बात करी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, क्या करी दोस्तों, यहाँ पे साइड इफेक्ट की बात करी। तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, एम्बोलिज्म होगा, अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल होगा, हाइपरटेंशन होगा, वेट गेन होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, जॉन्डिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट की बात करते करते अगर कुछ बेनिफिट्स की भी बात कर लेते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बेनिफिट्स भी होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बेनिफिट भी आपको देखने को मिलता है। अगर यहीं पे अगर बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, बेनिफिट्स की अगर बात करते किसके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये क्या करता है, डिक्रीज एनीमिया डिसऑर्डर, एनीमिया डिसऑर्डर को कम करेगा। पहला बेनिफिट क्या होगा, डिक्रीज एनीमिया क्या होगा, डिक्रीज एनीमिया चांसेस देखने को मिलेगा। ब्लड की कमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर आपको कम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर, डिक्रीज बिनाइन ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलेगा। डिक्रीज बिनाइन ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। अगर यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो डिक्रीज एंडोमेट्रियोसिस आपको देखने को मिलेगा। डिक्रीज एंडोमेट्रियोसिस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। और लास्ट बेनिफिट की बात करते हैं, डिक्रीज एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे OCP फैमिली प्लानिंग के साथ साथ में यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। क्या होगा, डिक्रीज एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करते हैं, आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी अगर ओवम या जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ OCP, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं। तो लिखना हेडिंग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। साइड इफेक्ट पढ़ लिया, बेनिफिट्स पढ़ लिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसका होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, ऑफ OCP, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ OCP। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो दो होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि आप उस पेशेंट के अंदर दे ही नहीं सकते ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर रिलेटिव की बात करें तो बाई चांस 99% केसेस के अंदर क्या हो गए, आप दे सकते हो। क्लियर है। अगर यहाँ पे दो होते, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है और दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। एब्सोल्यूट की बात करें जिसके अंदर होता है, इसमें एक ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद करेंगे। पहले मैं कुछ नाम लिखवा देता हूँ, फिर अपन ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो एक तो आप ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट कैंसर में नहीं दोगे, ब्रेस्ट क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर में नहीं देना है। इसके बाद में क्या होगा, हाइपर ट्राइग्लिसराइड में नहीं देना है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग में नहीं देंगे। क्लियर। और इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो अगर स्मोकिंग वाला पेशेंट अगर होगा, क्या होगा, स्मोकिंग मोर देन 35 ईयर में कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा होगा तो इसमें नहीं देंगे। किसमें, स्मोकिंग पेशेंट जिसकी एज 35 से ज़्यादा होगी उस पर्सन के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेगी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ से क्लियर आपको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं किस में नहीं देगा तो हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्या होगा, हिस्ट्री
हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस वाले हिस्ट्री में नहीं देगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था अभी जस्ट जो साइड इफेक्ट होता है ओसीपी की वो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। तो आपको हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट के अंदर नहीं देगा, थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर नहीं देना, थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर नहीं देना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी में, किस में नहीं देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको नहीं प्रोवाइड करनी है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं हाइपर टेंशन, कौन सा होगा, HTN, हाइपर टेंशन में भी नहीं देना है। एंड लास्ट पढ़ेंगे लीवर डिजीज, जितनी भी लीवर सिरोसिस या लीवर डिजीज होगी उसके अंदर नहीं देनी, लीवर डिजीज में नहीं देनी। क्लियर है। एब्सोल्यूट में ब्रेस्ट कैंसर में नहीं देंगे, हाइपर ट्राइग्लिसराइड में नहीं देंगे, अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है लेकिन आपको पता नहीं किस कारण से वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको नहीं देनी है। स्मोकिंग, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी मोर देन 35 ईयर के अंदर स्मोकिंग कर रही होगी तो उस कंडीशन में नहीं देनी। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक वाले में नहीं देना, प्रेगनेंसी में नहीं देगा, हाइपरटेंशन में नहीं देगा, और लीवर डिजीज के अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अगर रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव में आ जाएगा दोस्तों ऐसी मदर जिसकी एज मोर देन 35 ईयर वाली होगी, तो उसमें आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, क्योंकि इसके ऐसे ही 40-45 ईयर के बाद में तो इसमें मेनोपॉज आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। अगर स्मोकिंग और एल्कोहल वाली कंडीशन होगी उसमें भी आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। क्लियर है, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। इसके बाद में देखते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन, क्या होगा, माइल्ड हाइपरटेंशन, सीवियर की बात नहीं कर रहे, माइल्ड हाइपरटेंशन में आप रिलेटिव करेंगे। नेक्स्ट होगा माइग्रेन, माइग्रेन वाले पेशेंट के अंदर आप रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते कि जो होता है इसको याद कैसे करेंगे, बैंक हैव वेरियस, हेडिंग लिख लेना, ट्रिक आपको याद करा दें, बैंक हैव वेरियस स्कीम, बैंक हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड, बैंक हैव वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन, क्लियर है। तो ये आपको याद रखने की ट्रिक है। बैंक मतलब, बी मतलब ब्रेस्ट कैंसर, एच मतलब हाइपर ट्राइग्लिसराइड, वी मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग, एस का मतलब होता है स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर, टी का मीन्स होता है हिस्ट्री, टी का मीन्स होता है क्या, थ्रोम्बोसिस। क्लियर है, थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट के अंदर, और पी का मीन्स होता है प्रेगनेंसी वाले पेशेंट के अंदर, एच का मीन्स होता है हाइपरटेंशन, और एल का मीन्स होता है लीवर डिजीज। तो ये कुछ याद रखने की ट्रिक्स है छोटी सी, तो इसको आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लियर है, समझ में आया। यस, यहीं पे अगर आप एक टेबलेट्स और आती, सहेली टेबलेट्स की अगर बात करते तो ये दोस्तों एक छाया प्रोग्राम के थ्रू प्रमोट की गई थी। किस प्रोग्राम के थ्रू, छाया प्रोग्राम। ये भी एक हार्मोनल टेबलेट्स होती है। किसकी बात करेंगे नेक्स्ट, सहेली टेबलेट, सहेली टेबलेट की बात करते तो ये प्रमोट किसके द्वारा की गई थी, छाया प्रोग्राम के थ्रू, छाया प्रोग्राम के थ्रू इस टेबलेट का प्रमोट किया गया था, सहेली टेबलेट। क्लियर है दोस्तों, सभी को पता होगा सहेली टेबलेट छाया प्रोग्राम के थ्रू प्रमोट किया गया। इसमें बात कर सेंट क्रोमोन टेबलेट्स प्रेजेंट थी, क्या होती, सेंट क्रोमोन टेबलेट्स होती है, जिसको अपन सेंट क्रोमोन टेबलेट के नाम से जानते हैं, जिसको वीकली टेबलेट के नाम से भी जानते, वीकली टेबलेट, क्योंकि वीक में एक बार ही लेते, वीकली टेबलेट के नाम से भी जानते हैं, या सेंट क्रोमोन टेबलेट के नाम से भी जानते हैं। किस प्रोग्राम के थ्रू प्रमोट किया गया, छाया प्रोग्राम के थ्रू। क्लियर है दोस्तों। इसमें क्या होगा, ये टेबलेट्स क्या करेगी, डिक्रीज लिपिड प्रोफाइल चांस, ये क्या करेगी, डिक्रीज लिपिड प्रोफाइल को डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे अगर बात करते कि इस टेबलेट को लेंगे कैसे, तो अपन बात करते फर्स्ट 3 मंथ, तो आप को क्या करना है, फर्स्ट 3 मंथ की बात करते हैं, फर्स्ट 3 मंथ आपको क्या करना,
2 टेबलेट लेनी, क्या करनी, 2 टेबलेट इन अ वीक, एक वीक के अंदर 2 टेबलेट लेनी। फर्स्ट 3 महीने तो क्या करना, एक सप्ताह के अंदर 2 टेबलेट लेनी है। क्लियर है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते कि 4 मंथ, क्या आफ्टर 4 मंथ की अगर बात करें, आफ्टर 4 मंथ की अगर दोस्तों बात करें तो आपको यहाँ पे 1 टेबलेट लेनी, 1 टेबलेट इन अ वीक, एक वीक के अंदर आपको एक ही टेबलेट लेनी। तो ये बात भी आपको याद में रखनी है। क्लियर है, तो फर्स्ट 3 मंथ आपको 2 टेबलेट लेनी और 3 महीने के बाद में यानी आफ्टर 4th मंथ में क्या होगा, एक टेबलेट 1 वीक के अंदर लेनी है। क्लियर है, तो ये अपना था दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर अपन ने ओरल पिल्स के बारे में डिस्कस किया, माला एन, माला डी, सहेली टेबलेट्स, इसके बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं ओरल पिल्स कंप्लीट होती है यहाँ पे। इसके बाद में देखते हैं सेकेंड पार्ट है अपना इंजेक्टेबल्स। क्या होगी, इंजेक्टेबल्स की बात करते हैं। क्या होगी, इंजेक्टेबल्स मेथड की अगर बात करें, हार्मोनल में 2 पड़ा अपने, एक होता ओरल, ओरली पिल्स और दूसरी होती इंजेक्टेबल। तो अपन ओरल पिल्स कंप्लीट पढ़ लिया अपन ने। अब बात करते हैं इंजेक्टेबल मेथड। इंजेक्टेबल मेथड, इंजेक्टेबल मेथड की बात करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों डंपा आता है, नेट ईएन आता है और नॉर प्लांट आता है। क्या आता है, डंपा आता है, नेट ईएन और नॉर प्लांट, सुना होगा आपने, डंपा, नेट ईएन और नॉर प्लांट, ये तीनों इंजेक्टेबल मेथड्स में आते। डंपा, नेट ईएन और नॉर प्लांट, ये एक हार्मोनल मेथड के अंदर ही आते। तो दोस्तों सबसे पहले अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, डंपा को पढ़ेंगे, फिर नेट ईएन और नॉर प्लांट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डंपा। कई बार तो इसकी फुल फॉर्म में पहुंची जाती है। डंपा की फुल फॉर्म क्या, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट इसकी फुल फॉर्म होती। क्या होती, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या याद में रखना। अगर इसकी डोज की बात करते हैं, डोज की बात करते हैं तो कितनी होती है, 150 mg। कितनी होती है, 150 mg, 150 mg होती है। ये प्रोटेक्शन कितना टाइम करेगा, प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करेगा, ये 3 ईयर तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। 3 ईयर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करेगा। तो ये बात भी आपको याद में रखनी है। 3 ईयर नहीं, 3 मंथ में, 3 मंथ आपका जो डंपा होगा, एक बार डंपा लगा दिया 3 महीने तक राहत मिलेगी। क्लियर है, समझ रहे, यस। तो ये बात आपको याद रखना। डोज कितना होता है, तो 150 mg प्रेजेंट होता है। अगर रूट की बात करते हैं अपन, रूट की दोस्तों बात करते हैं तो इसको अपन IM लगाएंगे। सब सेंटर पे जाओ, PSC पे जाओ, डंपा इंजेक्शन लो, IM लगाओ, 3 महीने का प्रोटेक्शन पाओ। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको याद में रखनी है, IM लगाएंगे। बात करते हैं ये डंपा जो इंजेक्शन होता है, इसका प्रमोट कब किया गया था, तो इसका प्रमोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अंतरा प्रोग्राम चलाया गया था, उसके अंदर प्रमोट किया गया था। तो इसका प्रमोट कब किया गया था, प्रमोट कब किया गया था, तो अंतरा प्रोग्राम के थ्रू डंपा को प्रमोट किया गया। तो ये लाइन भी आपको याद में रखनी है। क्लियर है, इसके बाद में अपन नेट ईएन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डंपा क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों नॉरसेट में अभी लेटेस्ट पूछा गया है, नॉरसेट 221। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेट ईएन। थोड़ा स्पीड में खींचते हैं क्योंकि ये अपना बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। CHO लेवल से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, साथ साथ में आपको नॉरसेट की तैयारी भी यहाँ पे हो रही है। तो सेकेंड अपना है नेट ईएन। नेट ईएन की अगर बात करते हैं तो नॉर इथिनोस्ट्रॉन इनहेन, नॉर इथिस्टेरोन
इनहेंटेड, नॉन इथिस्टोन इनहेंटेड, इसकी फुल फॉर्म है। ये भी आपको याद रखते हैं, नॉर इथिस्टेरोन इनहेंटेड, नेट ईएन की फुल फॉर्म है। अगर इसमें बात करें ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, ओनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट रहता है। क्लियर है दोस्तों। अगर इसकी डोज की बात करते हैं, डोज की बात करते हैं दोस्तों, तो कितना रहता है, 200 mg रहता है। कितना रहता है, 200 mg प्रेजेंट रहता है। अगर इसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो 2 मंथ, प्रोटेक्शन की दोस्तों बात करें 2 मंथ, डंपा 3 महीने, नेट ईएन 2 महीने का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, तो ये आपको याद में रखना है। और रूट की अगर बात कर लेते तो इसको भी अपन कैसे देंगे, IM, एक इंजेक्शन लगाएंगे लेकिन 2 महीने तक की राहत। क्लियर है, बार बार टेबलेट लेना ये भी अच्छी नहीं होती, बट डंपा लगाओ या नेट ईएन लगाओ। डंपा लगाओ तो 3 महीने राहत, नेट ईएन लगाओ तो 2 महीने की राहत। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे आके नेट ईएन की बात कर ली। इसके बाद में देखते हैं नॉर प्लांट की बात करते हैं। ये सभी अपन हार्मोनल इंजेक्टेबल मेथड की बात कर रहे हैं, हार्मोनल इंजेक्टेबल मेथड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट बच्चा है नॉर प्लांट। नॉर प्लांट, नॉर प्लांट मेथड की बात करें, नॉर प्लांट क्या एक इम्प्लांट होता है। नॉर प्लांट की अगर बात करते हैं तो इसमें 6 सिलिकॉन कैप्सूल प्रेजेंट रहती है, 6 सिलिकॉन कैप्सूल प्रेजेंट है। कितनी रहेगी, 6 सिलिकॉन कैप्सूल। इसमें होगी दोस्तों 35 mg, क्या रहेगा, 35 mg जो होगा वो प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा, 35 प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा। 6 सिलिकॉन कैप्सूल होगी जिसके अंदर 35 mg प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। अगर इसकी रूट की बात करें, रूट की बात करें तो ID, इंट्राडर्मल, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो नॉर प्लांट होता है वो इंट्राडर्मल देते हैं। इसको प्रोटेक्शन कब देगा, ये प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रोटेक्शन देगा दोस्तों 5 ईयर तक, 5 ईयर। एक बार नॉर प्लांट मेथड को यूज़ करो, 5 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन पाओ। क्लियर दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर प्लांट। कुछ नॉर प्लांट का अगर दोस्तों टाइप्स होते हैं, नॉर प्लांट आर होता है, जैसे कि इसके अगर टाइप्स की अगर बात कर लेते, नॉर प्लांट एक हेडिंग लिख लेना, नॉर प्लांट आर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। नॉर प्लांट आर क्या होता है, नॉर प्लांट आर में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, LNG रहता है, लिवोनोजोस्ट्रल, लिवोनोजोस्ट्रल प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर बात करता है 2 सिलिकॉन रिंग प्रेजेंट थी, 2 सिलिकॉन कैप्सूल प्रेजेंट रही। कितनी कैप्सूल, 2, यहाँ पे कितनी, 6, याद रखना है दोस्तों, भूल नहीं जाना। रूट तो सेम होगा दोस्तों, रूट रास्ता तो वही होगा, क्या होगा, ID इंट्राडर्मल, ID इंट्राडर्मल। क्लियर दोस्तों। अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करते हैं, यही तो अपने चाहते हैं कि प्रोटेक्शन कितना देगा। प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों, ये तो देगा 2 ईयर, कितना, 2 ईयर, 2 ईयर। दोस्तों अभी आप तैयारी कर रहे हो, जिस जगह पे तैयारी करें, शादी अगर हो गई होगी तो ठीक है, नहीं हो गई होगी तो भी ठीक है। अगर आप तैयारी करने में बिजी हो तो आप अभी तैयारी करो, एग्ज़ाम दो अच्छे से, CHO बन जाओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाओ। इसके बाद में आप छुट्टियां लेके आओ महीने 2 महीने के लिए। अगर आपने 3 महीने की छुट्टी ली तो आप अगर शादीशुदा है तो आपको लगाना है, आपको नहीं, उसको लगाना है डंपा, 3 महीने का प्रोटेक्शन देगा। क्लियर है। अगर 2 महीने की छुट्टी ली तो आपको लगाना है नेट ईएन। क्लियर है। अगर आपने 5 साल की छुट्टी ले ली तो आपको लगाना है, क्या लगाना है, नॉर प्लांट। अगर आपने 2 ईयर की छुट्टी ली तो नॉर प्लांट आर आपको इम्प्लांट करना है। तो ये आपको याद में रखना है, तो नॉर प्लांट आर। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने बैरियर मेथड कंप्लीट कर लिया। बैरियर मेथड के बाद में अपन ने इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में देखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तीसरा अपन ने देखा हार्मोनल मेथड्स, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखी और इंजेक्टेबल मेथड पढ़ा। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों अपन पढ़ते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के नाम से भी जानती। तो हेडिंग लिखना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हार्मोनल कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से तो पूछेंगे ही सही, CHO नहीं तो एम्स नहीं तो नॉर्सेट नहीं तो ESI नहीं तो जिपमेर। क्लियर है। पर क्वेश्चन तो बनेगा ही सही। तो अपना जो बचा हुआ है पोस्ट कोइटल
क्या हुआ, पोस्ट कोइटल। लास्ट सेकेंड फोर्थ है पोस्ट कोइटल। पोस्ट कोइटल या कह सकते हैं आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पोस्ट कोइटल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अरे भाभी जी ने, भाई साहब ने पारी तो खेल दी, फर्टिलाइजेशन हो गया भाई, अब क्या करें। इमरजेंसी कंडीशन की अगर बात करते हैं तो इमरजेंसी कंडीशन में कौन सी टेबलेट लेनी, तो यहाँ पे देखते हैं अपन। जो इमरजेंसी कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें 2-3 मेथड्स होता है। सबसे पहले मेथड्स की बात करें, यूजीपी लेंसे मेथड। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, यूजीपी एंड लेंसी मेथड। यूजीपी एंड लेंसी मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि एस्ट्रोजन पिल्स होती है। क्या होती है दोस्तों, पहली बात करते हैं, एस्ट्रोजन पिल्स होती है। एस्ट्रोजन पिल्स रहती, एस्ट्रोजन पिल्स रहती। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो 30 माइक्रोग्राम होती है, 30 MCQ, 30 MCG, 30 माइक्रोग्राम होती है दोस्तों। तो इसमें आपको कैसी लेनी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कौन सी टेबलेट होगी, एस्ट्रोजन पिल्स होगी। एस्ट्रोजन पिल्स क्या करेगी, कितना डोज लेंगे, 30 माइक्रोग्राम लेंगे। 30 माइक्रोग्राम डोज लिया तो अब क्या करना है, 4 टेबलेट तो आपको जब भी आपने इंटरकोर्स कर दिया है तुरंत बाद में लेनी है। 4 टेबलेट इमीडिएट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या करना है, 4 टेबलेट इमीडिएट, 4 टेबलेट तो आपको इमीडिएट लिखने आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। एंड क्या करनी, आफ्टर 12 आवर्स। क्या करनी, आफ्टर 12 आवर, यानी आफ्टर 12 घंटे के बाद में क्या करनी, रिपीट करनी। क्या करनी, रिपीट करनी। फिर 4 टेबलेट, 4 टेबलेट और रिपीट करनी। तो ये लाइन याद रखना कि 30 mg की जो टेबलेट होती है एस्ट्रोजन पिल्स होती है, 4 टेबलेट तो इमीडिएट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में ले लेनी है, और 4 टेबलेट आपको 12 घंटे के बाद में फिर से रिपीट करनी है। तो ये मेथड आपको यूज करना। अगर इस टेबलेट का डोज बढ़ा दिया तो क्या करेंगे अपन, अगर इस हाई डोज वाली टेबलेट ले ली, भाई साहब भाभी जी बोले कि मेरे को तो 4 टेबलेट नहीं खानी है, मेरे को तो 2 टेबलेट खानी है, या मेरे को तो 3 टेबलेट खानी है। अगर 2 टेबलेट की बात करें तो भाभी जी को बोलेंगे कि भाभी जी आप 50 mc माइक्रोग्राम की टेबलेट्स ले लो, 50 माइक्रोग्राम की टेबलेट ले लो, तो आपको 2 टेबलेट तो आपको लेनी ही है। 2 टेबलेट तो कब लोगे, इमीडिएट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, इमीडिएटली आपको लेनी है। क्लियर है, इमीडिएट लेनी। एंड रिपीट कब करनी, तो आफ्टर 12 आवर्स के बाद में क्या करनी, रिपीट करनी। क्या करनी, रिपीट करनी। कितनी टेबलेट, 2 टेबलेट। क्लियर है दोस्तों, समझ रहे हो। एस्ट्रोजन डोज का फर्क है 50 माइक्रोग्राम। 2 टेबलेट इमीडिएट लेनी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में, और रिपीट करनी आफ्टर 12 घंटे के बाद में 2 टेबलेट और लेनी है। अरे भाभी जी ने फिर कहा कि मेरे को तो 2 टेबलेट भी नहीं लेनी, मेरे को तो 1 टेबलेट लेनी है। अगर 1 टेबलेट की बात करते हैं तो 1 टेबलेट का डोज अपन और बढ़ा देंगे, तो कितना डोज हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं कि एस्ट्रोजन का जो डोज होगा, टेबलेट तो वही होगी, एस्ट्रोजन पिल्स ही होगी। क्या होगी, एस्ट्रोजन पिल्स होगी, पर डोज होगा 150 mg माइक्रोग्राम होगा। तो ये टेबलेट आपको क्या करनी, 1 टेबलेट इमीडिएट लेनी। 1 टेबलेट क्या करनी, इमीडिएट लेनी, इमीडिएट 1 टेबलेट लेनी है। एंड क्या करनी, 1 टेबलेट 12 घंटे बाद में रिपीट करनी, 12 आवर्स क्या बाद रिपीट करनी। रिपीट तो करनी है, 1 लो या 2 लो या 3 लो या 4 लो, बट रिपीट तो 12 घंटे बाद करनी ही। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों, यस या। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, आईयूडी की बात करते हैं। आईयूडी की बात करें, आईयूडी मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये एक टाइप का भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ही लिया जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आईयूडी होते हैं, जिसमें हार्मोनल आईयूडी होते, एलएनजी रहता है, एलएनजी प्रेजेंट रहता है। क्लियर दोस्तों, हार्मोनल आईयूडी की बात करते हैं। हार्मोन जो आईयूडी रहता है, आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। हार्मोनल आईयूडी होता है, हार्मोनल आईयूडी होता है। हार्मोनल आईयूडी जिसके अंदर क्या होता है, एलएनजी लिवोनोजोस्ट्रल प्रेजेंट रहता है। ये दोस्तों क्या करता है, यूज विद इन 5 डे आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूज
within 5 day, use within 5 day of sexual intercourse, sexual intercourse। अरे भाई साहब 5 दिन हो गए सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, फर्टिलाइजेशन 5 दिन पहले ही हो गया, अब क्या करना, अब कौन सा मेथड इमरजेंसी में काम लेना है, तो कौन सा लेना है दोस्तों, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस लेना, IUD, जिसमें एलएनजे लिवोनोजिस्ट्रोल प्रेजेंट रहता है। तो आप वो कब से ले सकते हैं, विद इन 5 डे के अंदर आप ले सकते हो। एक दोस्त होते हैं मिफीप्रिस्टाजोल के नाम से भी जानते हैं, मिफीप्रिस्टन होती टेबलेट्स होती, वो कितने होती, 600 mg की होती, 600 mg ग्राम की होती है दोस्तों। इस टेबलेट में क्या करेंगे अपन, 1 टेबलेट विद इन 72 आवर्स में लेंगे, 1 टेबलेट, ये तो बहुत जनरली होगी, 1 टेबलेट विद इन 72 आवर्स। अगर 72 घंटे हुए तो आपको मिफीप्रिस्टन टेबलेट 600 mg की होगी, वो लेनी है। लेस यूज़, बहुत कम यूज़ करते हैं अभी इस टाइम पे, क्या करेंगे, बहुत कम यूज़ करते। एक दोस्त होती है कॉपर टी, इसको भी इमरजेंसी में काम करते। कॉपर टी भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में काम करती। बेस्ट पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है, ये क्या होती है, बेस्ट पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बेस्ट पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में लेते हैं विद इन 5 डे। ये भी कब लेंगे, विद इन 5 डे में लेंगे, विद इन 5 डे। अगर 5 दिन का भी टाइम हो गया तो उसमें आप IUD और कॉपर टी आप ले सकते हो, वो भी एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेगी। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, जो कॉपर टी होते हैं वो बेस्ट पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, विद इन 5 डे में ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये अपना यहाँ पे जो था, क्लियर समझ रहे, यस, बात नहीं करना चाहता हूँ। मिससेलेनियस मेथड की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो नेचुरल मेथड्स होते हैं, कुछ नेचुरल मेथड्स भी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं। तो लास्ट अपना होता है मिससेलेनियस मेथड। हार्मोनल पढ़ ली, पोस्ट कोइटल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ ली, और लास्ट बचा है अपना मिससेलेनियस मेथड। मिससेलेनियस मेथड का मीन्स होता है नेचुरल मेथड। लास्ट है मिससेलेनियस मेथड। मिससेलेनियस मेथड को दूसरे उसका नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको याद में रखनी। जो नेचुरल मेथड होता है इसको दोस्तों कैलेंडर या रिदमिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, कैलेंडर या रिदमिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको रखना, जो नेचुरल मेथड होता है कैलेंडर या रिदमिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। जिसमें अगर बात करते हैं, जो फर्स्ट होता है एक सेप साइकिल के नाम से जानते हैं, सेप साइकिल का यूज़ करते हैं दोस्तों। सेप साइकिल मतलब सेप पीरियड्स, ऐसे पीरियड्स जो इसके अंदर अपन इंटरकोर्स कर सकते हैं बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेप साइकिल कैसे निकालेंगे, और सेप साइकिल के अगर डेंजर पीरियड की बात करते हैं, एक तो अगर मेंसेस साइकिल की बात करते हैं तो एक शॉर्टेस्ट साइकिल होता है और एक होता है लॉन्गेस्ट साइकिल। मतलब वुमेन के अंदर अगर कम से कम टाइम में पीरियड्स आना, कितना टाइम में आएगा, कम से कम पीरियड्स अगर माने तो अपन कितने टाइम के अंदर आएगा दोस्तों, कम से कम 28 डे। शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा, शॉर्टेस्ट MC कब आएगी, तो 28 डे में तो आएंगी। अगर यहीं पे अगर लॉन्गेस्ट टाइम बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम टाइम्स हो सकता है, तो लॉन्गेस्ट टाइम की दोस्तों बात करते हैं तो 31 डेज हो सकता है। तो जो 28 से लेके 31 दिन के अंदर मेंसेस साइकिल आ सकती है। क्लियर है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, बट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट टाइम अगर देखा, शॉर्टेस्ट होगा तो 28 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 31 दिन के अंदर मेंसेस आना ही पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे अगर डेंजर पीरियड की बात करते हैं, डेंजर पीरियड कैसे निकालेंगे भाई, इस पीरियड के अंदर कर दिया तो ओवुलेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बापू आ जाएगा। तो डेंजर पीरियड को अगर बात करें दोस्तों, डेंजर पीरियड में कैसे निकालेंगे, तो अपन को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो शॉर्टेस्ट साइकिल होगी, कौन सी शॉर्टेस्ट साइकिल होगी, तो उसके अंदर अपन -18 करेंगे, -18 डे करेंगे। ये बात याद रखना। अगर लॉन्गेस्ट साइकिल होगी, लॉन्गेस्ट साइकिल में से क्या करेंगे, -11 10 डे, क्या करेंगे, -10 डे करेंगे। ये बात है। -18 कहाँ से आए, 10 कहाँ से आए, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, याद रखना। -18 तो -18 करेंगे और -10 तो -10 करेंगे।
शॉर्टेस्ट साइकिल में -10 18 करेंगे और लॉन्गेस्ट साइकिल में क्या करें -10 करेंगे। अब बात कर लेते जो ये शॉर्टेस्ट मेंसेस पीरियड होता है कितना 28 डे, इसके अंदर शॉर्टेस्ट में कितने -18 करेंगे -18 करेंगे तो कितने दिन आएगा दोस्तों, शॉर्टेस्ट में से लॉन्गेस्ट 18 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 डे, कितना आएगा 10 डे। फिर यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट मेंसेस साइकिल कितनी होती है 31 डे, इसमें माइनस करेंगे 10 डे तो कितना होगा दोस्तों, कितना होगा 21 डे। तो ये जो पीरियड आया 10 से लेके 21 दिन, कौन सा 10 से लेके 21 डे जो पीरियड्स आया है 21 डेज का जो टाइम आया ये क्या होता है डेंजर पीरियड होता है। डेंजर पीरियड मतलब इस पीरियड के अंदर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करी 10वें दिन से लेके 21वें दिन के अंदर, तो उस दौरान ओवुलेशन होने की संभावना हो सकती है या आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होने की संभावना हो सकती है। क्लियर है, तो ये आपको डेंजर पीरियड्स होता है। कैसे निकालते, तो ये आपको ट्रिक्स याद में रखनी है। क्लियर है। एक होता है दोस्तों बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है हर सुबह उठ के आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करना, हर सुबह उठ के बॉडी टेम्परेचर चेक करना। क्या होता है बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर। एवरी मॉर्निंग आपको बॉडी टेम्परेचर चेक करना। अगर आपको बॉडी टेम्परेचर में अगर वेरिएशन देखने को मिले, कितना वेरिएशन की बात करते, वेरिएशन की बात करते तो 0.5 डिग्री सेल्सियस का अगर वेरिएशन देखने को मिले, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ा अर्ली मॉर्निंग तो समझ लेना कि उस दिन आपका ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन हो गया समझना। जब भी ओवुलेशन से पहले टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन ओवुलेशन के बाद में स्लाइडली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा ड्यूरिंग ओवुलेशन। क्लियर है। तो इसलिए आपको बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर में डेली उठ के आपको सुबह टेम्परेचर मॉनिटर करना। कितना बढ़ेगा अगर ओवुलेशन होगा ड्यूरिंग ओवुलेशन तो 0.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये आपको याद रखना। एक होता है सर्वाइकल म्यूकस स्टडी की बात करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस स्टडी की बात करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की बात करते हैं। सर्वाइकल म्यूकस की दोस्तों बात करते हैं तो इसको बिलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। बिलिंग सर्वाइकल म्यूकस स्टडी को अपन क्या करें बिलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, इसको रब भी कर लेते अपन, जगह कम पड़ रही है, कंजूसी क्यों करें, पढ़ाई के मामले में कोई कंजूसी नहीं भाई। ये रब भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। सर्वाइकल म्यूकस की बात करें, सर्वाइकल म्यूकस की बात करते तो ड्यूरिंग ओवुलेशन म्यूकस की थिकनेस को यहाँ पे चेक किया जाता है हर दिन। अगर ओवुलेशन होगा तो आपका जो म्यूकस होगा वो थिक वाटरली देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, थिक म्यूकस एंड विस्किड ड्यूरिंग ओवुलेशन, या आप कह सकते हैं आफ्टर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन कैसा म्यूकस देखने को मिलेगा, थिक म्यूकस एंड विस्किड म्यूकस। अगर बिफोर ओवुलेशन देखें, बिफोर ओवुलेशन अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो कैसा होगा। बिफोर ओवुलेशन की बात करते तो थिन वाटरी देखने को मिलेगा, थिन यानी पतला और वाटरी। तो ये भी आता है। म्यूकस की स्ट्रेची देखी जाती, स्टिची मतलब चिपचिपाट। अगर म्यूकस थिक हुआ तो उस टाइम पे आपका ओवुलेशन हो गया। अगर म्यूकस थिन है, वाटरली होगा, क्लियर होगा तो मतलब समझ लेना कि आपका ओवुलेशन वहाँ पे नहीं हुआ है। क्लियर है। एक होता सिम्टोथर्मिक मेथड होता है जिसके अंदर बेसल बॉडी टेम्परेचर और बिलिंग मेथड के और जो अपना सर्वाइकल म्यूकस तीनों की कंबाइंड स्टडी करते हैं तो इसको सिम्टोथर्मिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। और सभी जानते हैं कि लेक्टेशनल एमनोरिया भी होता है। लेक्टेशनल एमनोरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है। लेक्टेशनल एमनोरिया दोस्तों होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। वेजाइनल डिलीवरी होती है, वेजाइनल डिलीवरी के बाद में जब भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो मैक्सिमम 3 मंथ तक आपका लेक्टेशनल एमनोरिया देखने को मिलेगा। कितना 3 मंथ तक आपको एमनोरिया देखने को मिलेगा, यानी लेक्टेशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड।
क्लियर। नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं इसको, क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरल मेथड कौन सा, तो ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है, 3 मंथ तक होता है। अगर कैसा बेबी है कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है तो उसको अप टू 1 मंथ तक आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना जो था क्या था, टेम्परेरी मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया दोस्तों। टेम्परेरी मेथड यहाँ पे क्या गया, डिस्कस कर लिया है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगी। इसके बाद में अपन ने परमानेंट मेथड नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। परमानेंट मेथड जिसमें ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी पढ़ेंगे, और एक असेसमेंट होता है जो क्या असेसमेंट होता है, पल्स इंडेक्स होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए पल्स इंडेक्स यूज़ किया जाता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पल्स इंडेक्स एंड परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़। क्लियर है। तो आई होप ये क्लास आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो मिलते ही नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।